नमस्कार मित्रों, एक दौर था जब महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का डंका बजा करता था। मित्रों, वो दौर था जब शरद पवार के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के विरोधी खेमे से अगर किसी का डंका बजा करता था तो वो ब्रांड हुआ करता था ठाकरे का ब्रांड, बाला साहब ठाकरे का ब्रांड। और शिवसेना की डंका बजा करती थी भारतीय जनता पार्टी। वहां शिवसेना की बी टीम के रूप में काम किया करती थी और लगा, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा रौब था बाला साहब ठाकरे का कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे सुषमा स्वराज रहे हो, चाहे अरुण जेटली रहे हो, चाहे दौर प्रमोद महाजन का रहा हो, चाहे दौर गोपीनाथ मुंडे का रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का सर मातोश्री के दरवाजे पर झुका करता था बाला साहब ठाकरे की सिंह गर्जना से। न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे मुंबई की जो राजनीति है और मुंबई महानगर के आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो पूना हो, चाहे वो ठाणे हो, ये सब इलाके, इन सब इलाकों में राजनीति का, आप कह सकते हैं कि राजनीति का मतलब होता था ठाकरे परिवार। और पश्चिमी महाराष्ट्र या फिर महाराष्ट्र का ग्रामीण इलाका, उसमें राजनीति का मतलब था शरद पवार की राजनीति। इन्हीं दो छत्रपों के इर्द गिर्द महाराष्ट्र की राजनीति लगातार, आप कह सकते हैं 40 वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी ठाकरे और पवार ब्रांड बना हुआ था। और इन दोनों के बीच में ऐतिहासिक रूप से मजबूत कांग्रेस पार्टी इन दोनों को, आप कह सकते हैं, चाहे वो दौर पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा हो, चाहे वो इंदिरा गांधी का रहा हो, या फिर राजीव गांधी और सोनिया गांधी का रहा हो, हर दौर में कांग्रेस ने इन सभी छत्रपों को अपनी उंगली पे तब तक नचाया जब तक बाला साहब ठाकरे के साथ 90 के दशक से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होनी शुरू नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी जब 90 के दशक से अयोध्या आंदोलन के रथ पर सवार होकर प्रमोद महाजन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन हुआ, तो वो शिवसेना जो पहले मराठावाद की राजनीति करती थी, मराठावाद से धीरे धीरे हिंदुत्व की राजनीति की तरफ आती गई। लेकिन एक दौर आया 2014 में जब इस देश की राजनीति में नरेंद्र नाम के सितारे का उदय हुआ। 2014 में उदय तो भारत की राजनीति में, गुजरात के सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में 2001 में ही हो चुका था नरेंद्र मोदी का। लेकिन केंद्र की राजनीति में, भारत की राजनीति में और भारत की राजनीति से महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता लेकर पैदा लेने वाला भारत की राजनीति का सिरमौर नरेंद्र मोदी का जब उदय हुआ, तो जैसे जैसे मोदी का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का भी कद छोटा होता गया, पवार का भी ब्रांड का प्रकाश जो है मध्यम होता गया। 2014 नरेंद्र मोदी का तो उदय हुआ ही, क्योंकि महाराष्ट्र वो धरती थी मित्रों जहां पर कि हिंदू हृदय सम्राट के लिए नरेंद्र की लड़ाई बाला साहब ठाकरे से था। नरेंद्र मोदी के केंद्रीय राजनीति में उदय से पहले बाला साहब ठाकरे को एक दौर था जब हिंदू हृदय सम्राट 1990 से लेकर 2014 तक महाराष्ट्र की राजनीति में, भारत की राजनीति में कह दीजिए तो लाल कृष्ण आडवाणी का एक दौर था। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में विशेष कर कह सकते हैं आप कि बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे। बाला साहब ठाकरे राष्ट्रवाद के प्रतीक हुआ करते थे। और वीर सावरकर के बाद, आप कह सकते हैं, वीर सावरकर के बाद हिंदुत्व का डंका अगर किसी ने महाराष्ट्र की धरती पर सबसे तेजी से बजाया तो वो नाम था बाला साहब ठाकरे का। लेकिन 2014 में इसी इलाके में, कोंकण में, गोवा में जब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्ति हुई, तो पूरे देश को एहसास हो चुका था कि भारत में आने वाला दिन नरेंद्र मोदी का है। और यह एहसास बाला साहब ठाकरे को भी हो चुका था। इसीलिए बाला साहब ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कभी भी नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं किया था, बल्कि बाला साहब ठाकरे अंतिम समय तक इस बात के दावा करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार प्रधानमंत्री के लिए सुषमा स्वराज होंगी, अरुण जेटली होंगे। नरेंद्र मोदी से आने वाले
जो माने एक प्रकार से कहा जाता है कि बाला साहब ठाकरे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, उनको दिख गया था कि आने वाले समय में क्या लिखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी के अंदर की जो क्षमता थी वो क्षमता दिख गई थी बाला साहब ठाकरे को, इसीलिए सुषमा स्वराज का समर्थन करते थे बाला साहब ठाकरे, जिससे कि उनका हिंदू हृदय सम्राट का जो पद है उस पद को कोई चुनौती नहीं मिल सके। लेकिन नियति को ऐसा मंजूर नहीं था। नियति तो कुछ और तय करके आई थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद जो महाराष्ट्र में पहला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भाजपा और शिवसेना के बीच कोई गठबंधन नहीं हो सका। परिणाम क्या हुआ? दोनों पार्टियां अलग अलग होकर लड़ी। अलग अलग इसलिए नहीं लड़ी कि दोनों पार्टी के बीच सीटों का मतभेद था। सीटों का मतभेद तो बहाना था। दरअसल इरादा दोनों को एक दूसरे को तौलना था कि किसके पास ज्यादा वजन है। बाला साहब ठाकरे की विरासत संभाल रहा उद्धव ठाकरे या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी, किसके पास वो कौन है वो सिंघम जिसके आगे अब आने वाला हिंदुत्व की राजनीति, राष्ट्रवाद की राजनीति। चूंकि महाराष्ट्र केवल सावरकर और ठाकरे का नहीं था, महाराष्ट्र वीर शिवाजी महाराज का भी महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार का भी था, के साथ साथ बाजीराव पेशवा का भी था। महाराष्ट्र का नागपुर आरएसएस की जन्म स्थली रही है। मित्रों, राष्ट्रवाद, आधुनिक राष्ट्रवाद जो आरएसएस जिसे हम कहते हैं ना कि आरएसएस थॉट ऑफ स्कूल, जिसकी प्रोडक्ट भारतीय जनता पार्टी है, उसके लिए सबसे बड़ी प्रयोगशाला अगर कहीं थी तो महाराष्ट्र थी। लेकिन यह प्रयोगशाला बगल के गुजरात में सफल हो रहा था लेकिन महाराष्ट्र में सफल नहीं हो रहा था। तो 2014 का विधानसभा चुनाव वो दौर आया जब ठाकरे ने मोदी के साथ एक दूसरे को तौल लेने का फैसला किया और इसको तौलने के लिए, वजन करने के लिए नरेंद्र मोदी ने चुना अपना एक सिपासालार देवेंद्र को। देवेंद्र मतलब देवेंद्र फडणवीस। मित्रों, 2013 नरेंद्र मोदी बने थे भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान समिति के प्रमुख और उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह, उन्होंने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली के लिए नरेंद्र और मुंबई के लिए देवेंद्र को चुना था, देवेंद्र फडणवीस को चुना था। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष 2013 में बनाया गया था। उसी के नेतृत्व में, उसी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा गया था 2014 का विधानसभा चुनाव। और उस 2014 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आश्चर्यचकित करने वाला था। अकेले अपने दम पर चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी 122 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। और परिणाम आने के बाद हक्का बक्का था, ठाकरे परिवार भी समर्थन देने से मना कर दिया। बदले में ऐसा साधा शरद पवार को नरेंद्र और देवेंद्र ने मिलकर कि शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस की अल्पमत की सरकार को बाहर से समर्थन देने को तैयार हो गए। अंततः ठाकरे को झुकना पड़ा, उद्धव ठाकरे को झुकना पड़ा, सरकार बनी। उसके बाद तो आप सब परिचित है कि कैसे 2019 में और विधानसभा चुनाव में फिर ठाकरे भारतीय जनता पार्टी की बादशाहत को स्वीकार करते हुए गठबंधन में वापस आ गए। लेकिन गठबंधन में वापस तो आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा और चोट खाए हुए शेर की तरह इंतजार कर रहे थे उद्धव ठाकरे की कब मौका मिले और भारतीय जनता पार्टी को दबोचे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने वो मौका नहीं दिया। देवेंद्र फडणवीस ने ही मौका दिया, लेकिन साथ ही देवेंद्र फडणवीस की अपेक्षा के विपरीत इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी कि उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का पुत्र, हिंदुत्व के ब्रांड का मतलब जिसकी पहचान ही हिंदुत्व और राष्ट्रवाद थी, उस शिवसेना कभी कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर सरकार बनाएगी। लेकिन ऐसा हुआ उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की राजनीति छोड़कर सेकुलरिज्म की राजनीति करने लगे, कांग्रेस की गोद में बैठे। उसके बाद यही देवेंद्र और दिल्ली का नरेंद्र, इन दोनों ने मिलकर एकनाथ शिंदे को ढूंढ निकाला शिवसेना से और हिंदुत्व का वास्ता देकर, बाला साहब ठाकरे की विरासत का वास्ता देकर शिवसेना के 2/3 विधायकों को तोड़ने में भाजपा के नरेंद्र और देवेंद्र को सफलता मिल गई। चूंकि देवेंद्र फडणवीस भी
देवेंद्र फडणवीस भी नरेंद्र मोदी की तरह ही राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा में प्रवीणता हासिल कर चुके थे। तब तक राजनीति के कूटनीति के मैदान में तब तक बहुत सारा अनुभव देवेंद्र फडणवीस को भी मिल चुका था और इसके पीछे कोई साधारण बात नहीं थी। 1970 में जन्म लेने वाला देवेंद्र फडणवीस मात्र 19 वर्ष की अवस्था में सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर गए थे, तब जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, और उसके बाद काम करना शुरू किया 89 में। उसके बाद 1992 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में स्थानीय निकाय में जो नागपुर में जो रामनगर वार्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको टिकट मिला बीजेपी का। 92 में चुनाव जीते, पार्षद बने। 97 में जब दूसरी बार पार्षद बने तो महाराष्ट्र में नागपुर का सबसे युवा मेयर बनने का गौरव हासिल कर बैठे। मात्र 27 वर्ष की उम्र में नागपुर का मेयर बन गए। और उसके बाद 1999 मात्र 2 वर्ष के बाद 1999 का विधानसभा चुनाव, 2004 का विधानसभा चुनाव लड़े, जीते। 9 का विधानसभा चुनाव 14 का विधानसभा चुनाव जीतकर तो मुख्यमंत्री भी बन गए। उससे पहले 2013 में महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बन ही चुके थे और उसके बाद का इतिहास तो सबको पता है। और इन दोनों नरेंद्र और देवेंद्र के बीच में एक और सितारा भारतीय जनता पार्टी का, जो वर्तमान महाराष्ट्र की राजनीति को 360 डिग्री बदल चुका है, जिन तिकरी ने, उस तिकरी का तीसरा सिरा रविंद्र, नरेंद्र देवेंद्र के बाद रविंद्र नाम का यह सितारा भी मित्रों 2009 में पहली बार विधायक बना। ये रविंद्र चौहान की बात मैं कर रहा हूं मित्रों। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र चौहान। और रविंद्र चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2025 में जब से यह व्यक्ति महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना है, तब से भारतीय जनता पार्टी हर महीने कोई ना कोई बड़ा इतिहास रच रही है। अभी नवंबर का स्थानीय निकाय चुनाव, नवंबर में हुआ था नगर परिषद का चुनाव, दिसंबर में महानगर पालिका चुनाव, जनवरी में महानगर पालिका चुनाव और फरवरी में अभी जिला परिषद का चुनाव। ये तीनों स्तरीय चुनाव को जीतकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ा है इस रविंद्र चौहान ने। मित्रों, अभी संपन्न हुए जिला परिषद के चुनाव में, जिसमें 12 के 12 जिला परिषद पर महायुति ने जीत हासिल की है, उसके रणनीतिकार यही रविंद्र चौहान थे। और देवेंद्र फडणवीस ने तो घोषणा कर दिया था कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव प्रचार भी नहीं करूंगा। पूरा चुनाव अभियान अकेले अपने कंधों पर संभालने वाला रविंद्र चौहान को जब 2025 में भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, उससे पहले क्या साबित किया है, एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं मित्रों, कि जब 28 दिसंबर 2024 को रविंद्र चौहान को भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र संगठन पर्व अभियान का राज्य प्रभारी नियुक्त किया गया था। अध्यक्ष बनने से पहले 2025 में जब ये अध्यक्ष बने हैं 11 जनवरी 2025 को, उससे पहले इस रविंद्र चौहान की एक परीक्षा ली गई थी। विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में तो सफलता के झंडे गाड़े ही थे रविंद्र चौहान ने, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनाने से पहले एक परीक्षा से गुजरना पड़ा था रविंद्र चौहान को। और वो एग्जाम था 28 दिसंबर 2024 को, जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व अभियान का राज्य प्रभारी नियुक्त किया गया था। तो मात्र 3 महीने के अंदर, मात्र 3 महीना, 1 जनवरी 2025 से लेकर 6 अप्रैल 2025, मतलब 3 महीना 5 दिन के अंदर रविंद्र चौहान के नेतृत्व में पार्टी ने 1,51,00,000 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने में कामयाबी हासिल की। और इनमें 1,51,000 सक्रिय सदस्य, एक्टिव मेंबर बनाने में, और ये एक रिकॉर्ड कायम किया भारतीय जनता पार्टी ने। इतना ही नहीं, 22 जुलाई को देवेंद्र फडणवीस का जन्मदिन है मित्रों।
और 22 जुलाई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में जितने भी मंडल हैं, हर मंडल में रक्तदान अभियान चलाने का फैसला किया। महारक्तदान संकल्प शिविर आयोजित किया गया और महारक्तदान इसमें 1088 रक्तदान शिविरों में के माध्यम से 78,313 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। कल्पना कीजिए, एक राजनीतिक दल के रूप में जिसके ऊपर आरोप लगता है कि ये सब के सब भ्रष्ट होते हैं, मतलब पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। जब ये माहौल हो कि राजनीति का मतलब भ्रष्टाचार होता है, राजनीति का मतलब होता है लाभ, स्वार्थ, और तब इस रविंद्र चौहान के नेतृत्व में 1088 शिविरों के माध्यम से महाराष्ट्र के 78,313 लोगों ने अपना रक्तदान किया और ये एक रिकॉर्ड के रूप में स्थापित हो गया। मित्रों, एक रिकॉर्ड बना दिया और इसी का परिणाम है कि आज महाराष्ट्र की राजनीति में पवार ब्रांड हो, ठाकरे ब्रांड ही नहीं बल्कि कांग्रेस की भी मिट्टी पलीद हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस अभी संपन्न हुए 3 स्तरीय स्थानीय निकाय का चुनाव, चाहे नगर परिषद का चुनाव हुआ हो, चाहे 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव हुआ हो मित्रों, चाहे अभी संपन्न हुए जिला परिषद के चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के रूप में भी कांग्रेस पार्टी लगभग 15% सीट भी जीतने में सफल नहीं हो पाई। तो जब कांग्रेस सफल नहीं हो पाई तो उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी के बारे में कहना ही क्या है, ये तो और पीछे हैं। तो आज महाराष्ट्र की राजनीति इन वर्षों के अंदर इसी त्रिदेव, या जो भी कह लीजिए आप, नरेंद्र, देवेंद्र और रविंद्र के इर्द गिर्द 360 डिग्री बदल चुकी है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके जो बताइएगा मित्रों। और हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।